नमस्कार रिसर्च स्कॉलर, कैसे हो आप सब लोग। कैसे चल रही है आप लोगों की जो रिसर्च है। हम अभी तक जो बात कर रहे थे क्वेश्चनियर को कैसे बनाया जाए, उसमें हमने ऑलमोस्ट सभी प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उस चीज़ को क्लियर कर लिया है। और एक हमने जो आइडियल क्वेश्चनियर था उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया है। अभी जो मेन चीज़ क्या आती है कि हम ऐसा क्या करें कि जो हमारा क्वेश्चनियर है वो बहुत अच्छा बने। तो उस कंडीशन में कुछ एक चीज़ों को हमें अवॉइड करना होता है, कुछ एक मान्यताएं होती है और कुछ एक चीज़ों को बिल्कुल आप ये मानो इंक्लूड करना होता है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद सबसे लास्ट में हम एक और जो क्वेश्चनियर है उसको भी देखेंगे कि जी ऐसा जो हम मान लो कि किसी भी लैंड यूज़ चेंज के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन डाले जा सकते हैं। तो अभी उसमें काम चल रहा है मगर फिर भी वो लगभग क्वेश्चनियर तैयार है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे तो आप लोगों को वो जो क्वेश्चनियर है वो ज़रूर देखने को मिलेगा जो लगभग तैयार है। तो पहले बात करते हैं हम आज के टॉपिक के ऊपर कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमें क्वेश्चनियर बनाते हुए बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है कि जो क्वेश्चनिंग का ऑर्डर होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इम्पोर्टेंट कैसे होता है कि आप लोग क्वेश्चनों को इस प्रकार से अरेंज करें कि आने वाले क्वेश्चन उससे संबंधित हो। ये नहीं है कि कोई क्वेश्चन किसी टाइम पे पूछ रहे हो, कोई क्वेश्चन किसी टाइम पे पूछ रहे हो, तो उससे क्या होता है, उससे जो रिस्पोंडेंट होता है वो बड़ा भ्रमित हो जाता है। उदाहरण के लिए आपने क्वेश्चन पूछ लिया कि जी आपकी आयु कितनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोग उसके आगे और चीज़ें पूछोगे, फिर उसके बाद आप उससे पूछने लग जाओ जी आपके पिताजी का नाम क्या है। सबसे लास्ट में जाके पूछने लग जाओ आपका गांव कौन सा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये जो क्वेश्चनों का आप ये कह सकते हो जो चुनाव होता है भाई किस क्रम में आनी चाहिए, तो वो जो क्वेश्चन का ऑर्डर होता है वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि जब आप क्वेश्चन पूछोगे तो जो आपने पहले क्वेश्चन पूछ लिया उससे आगे वाले क्वेश्चंस के ऊपर उसका क्या होता है, इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए आप कोशिश ये करो कि आप लोग क्वेश्चन को इस प्रकार से बनाओ कि वो एक सीक्वेंस में हो। आप एक सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछते जाओ, पहले पहला क्वेश्चन, फिर उससे संबंधित उससे रिलेटेड ही दूसरा क्वेश्चन, उससे रिलेटेड ही तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने पूछ लिया कि आप क्या व्यवसाय करते हो या आपका ऑक्यूपेशन क्या है, उसके बाद आपने उसने बता दिया जी खेती करते हैं, ठीक है। तो आप फिर क्वेश्चन पूछो जी खेती में आपकी कितनी ज़मीन है, फिर उसमें कौन सी फसल बोते हो, खरीफ में कौन सी बोते हो, रबी में कौन सी बोते हो, उससे इनकम कितनी होती है। तो ये एक सीक्वेंस हो गया। अगर आपने ये पूछ दिया आपका व्यवसाय क्या है, उसने बता दिया, फिर आपसे पूछने लगे कि आपने कभी ये मानो कि जी कुछ और सोचा है, या फिर आप क्या करने लग जाओ, उससे कोई और क्वेश्चन पूछने लग जाओ। उसने कहा जी मैं सरकारी नौकरी करता हूँ, फिर वो कहते हैं जी आपके पास ज़मीन कितनी है। तो वो क्वेश्चन क्या हो गया, वो पहले वाले क्वेश्चन के साथ मैच नहीं करता। तो इसलिए सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि जब भी आप क्वेश्चन पूछे हो तो उस कंडीशन में वो क्वेश्चन का एक ऑर्डर होना चाहिए। दूसरी कंडीशंस क्या है कि आप के पास कैसी सामग्री है उसकी परवाह किए बिना सहमत होने की अगले की प्रवृत्ति होनी चाहिए। वो प्रवृत्ति कैसे होनी चाहिए, टेंडेंसी टू एग्री रिगार्डलेस ऑफ कंटेंट। इसका मतलब एक सीधी सी बात ये होती है कि जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो जब आप कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हो उससे वो सहमत हो। ये ना हो कि आप कोई क्वेश्चन पूछे कहते नहीं नहीं आपने मेरे से एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, या एक ये बोगस क्वेश्चन है, या फिर इस क्वेश्चन का इस सर्वे से कोई मतलब ही नहीं है। तो आपको इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछोगे तो वो है उसकी सहमति होने की प्रवृत्ति ज़्यादा होनी चाहिए क्वेश्चनेयर जो रिस्पोंडेंट है। अगर ऐसा नहीं होगा तो उस कंडीशन में आपका क्वेश्चनेयर अच्छा नहीं बनेगा। उसके बाद क्या होता है कि जब भी
आप क्वेश्चन को बनाओ तो उस कंडीशन में एक ऐसा हो कि उसका एक्सेप्टेबल आंसर ही आप लोगों को मिले। एक्सेप्टेबल आंसर का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन पूछो तो उसका उत्तर है ना वाजिब होना चाहिए। ये नहीं है कि जी आपने कोई ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर लिया जिसका उत्तर आप लोग लिख ही ना पाओ, आप लोगों को वो क्वेश्चन ही हटाना पड़ जाए, या हो सकता है कि उस क्वेश्चन का आप रिकॉर्ड ही ना कर पाओ। ठीक है, मैं बहुत बार ये चीज़ देखते हैं कि कहते हैं जी ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑफ रिकॉर्ड है। कोई भी अगर मान लो कि आपकी स्टेटमेंट है कि मैं ऑफ रिकॉर्ड ये बोलना चाहता हूँ, तो ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि उसको क्या ना करो, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब भी उत्तरदाता है उसको उत्तर देना स्वीकार्य होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी एक पीछे से मेरे को एग्जाम्पल समझ में आया कि, या पीछे से एग्जाम्पल थे कि दो ऐसे केस थे कि जिसमें समाज के अंदर 10-10 लड़कियों के ऊपर एक लड़का हुआ। तो उस कंडीशन में एक ये होता है कि भाई लोग उसके पास जा रहे हैं तो खुशी का इजहार कर रहे हैं, हाँ भाई बहुत अच्छी बात हो गई, 10 लड़कियों के बाद लड़का हो गया और आपकी वंश बेल चल गई, बहुत सारी बातें हुई, तो ये होता है स्वीकार्य है। और दूसरा बात कि जी एक आपसे उससे क्वेश्चन पूछ जाओ जी 10 लड़कियां मतलब क्या है, आपने कभी ये नहीं सोचा इनका क्या होगा, तो वो क्या हो गया, वो स्वीकार्य नहीं है। वो उसको उत्तर क्या करेगा, उसको गालियां निकालेगा। तो जब आप कोई भी क्वेश्चन पूछो तो वो क्वेश्चन को सुन के आपको उत्तर सही दे, उसको हम बोलते हैं कि उत्तरदाताओं का जो स्वीकार्य उत्तर देना जरूरी होता है। जब भी हम पैमाने की बात करते हैं तो उसका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट का कैसे, कि आप लोग कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लो कि कोई भी एक स्केल के ऊपर आप मेजरमेंट कर रहे हो, या फिर आप कह सकते हो कि जी जिसको आप मेज़र करना हो तो उस कंडीशन में उसका उत्तर होना चाहिए। या ऐसे हो जाता है जी आप शराब पीते हो, हाँ जी पी लेते हैं, कितनी बार पीते हो, कभी कभी पीता हूँ जी। तो ये समटाइम्स वाला चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और सबसे मेन जो क्या होता है, जब भी आप किसी से क्वेश्चन पूछो तो वो क्वेश्चन बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। अगर वो क्वेश्चन लंबा हो जाता है तो उस अवस्था में जो रिस्पोंडेंट है वो उत्तर नहीं देता। तो जो भी आपके क्वेश्चन है वो बिल्कुल छोटे छोटे और स्टिक होने चाहिए, और उस स्टिकता का इतना अच्छा हो कि वो आपके जो रिस्पोंडेंट है आपका फटाफट उत्तर दे दें। ठीक है, उसके बाद हम कंसिडर जो मान्यता या वैलिडेशन की बात करते हैं कि पहली कंडीशन जो आपकी इसको बोलते हैं फेस वैलिडिटी। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी डज इट अपियर टू मेजर व्हाट इज क्लेम, पहली क्या चीज़ होती है कि क्या जब भी हम किसी चीज़ को मापने की बात करते हैं, दावा करते हैं, क्या उस दावे को ये सही साबित करता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, मान लो कि मैं आप लोगों को एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपकी स्टडी का, कि आप लोग कहते हो जी मैं है ना उत्तर बिल्कुल सही लिख के आया हूँ, ठीक है, मगर फिर भी एग्जामिनर ने फेल कर दिया। और एग्जामिनर ने फेल कर दिया उसके पीछे रीज़न ये है कि जी वो कुड़ा हुआ था मेरे से। बट क्या आपने कभी ये सोचा है कि वास्तव में आपने उसका उत्तर सही दिया है या नहीं दिया है। सबसे मेन चीज़ कि जिस चीज़ को आप क्लेम कर रहे हो क्या वास्तविकता में आप उस चीज़ को अचीव कर पाए हो, इसको बोलते हैं फेस वैलिडिटी। दूसरा क्या होता है, कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी का मतलब क्या होता है कि आप जो भी चीज़ कवर करना चाहते हो क्या वास्तव में वो सारी की सारी चीज़ें कवर हुई है। अगर कवर हुई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कवर नहीं हुई है तो इसका मतलब है आपके क्वेश्चनेयर के अंदर कोई ना कोई समस्या है। उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ होती है रिलायबिलिटी, कि क्या आपका जो भी प्रोसीजर है उससे आपको सही परिणाम मिले हैं या मिलेंगे, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट विद क्रोनबेच अल्फा।
क्रोनबेक अल्फा के साथ परीक्षण करें। मतलब क्या होता है कि क्रॉनिकल आप एक चीज़ को हो सकते हो कि जी आप थोड़ा सा बैक हिस्ट्री टेस्ट करोगे तो उस कंडीशन में उसकी रिलायबिलिटी को भी आप लोग चेक कर सकते हो। अगर कोई चीज़ें ऐसी है तो उस अवस्था में आप लोगों का जो क्वेश्चन एयर है वो अच्छा मिलेगा। अब एक लास्ट बट नॉट लिस्ट, प्रैक्टिस टिप्स क्या होती है। फर्स्ट कंडीशन, जब भी आवश्यकता पड़े तो हमेशा फिल्टर प्रश्नों का उपयोग करें। कैसे? आपने क्वेश्चन एयर बना रखा है जिसके अंदर मान लो 25 क्वेश्चन है, आप लोग छठे सातवें क्वेश्चन के ऊपर आ गए। वो छठे सातवें क्वेश्चन के ऊपर क्या हुआ, आपको उसका आंसर मिल गया नो, और नो मिलते ही क्या होगा, यदि नहीं तो उस कंडीशन में जो उससे रेलेवेंट अगला क्वेश्चन है, मान लो कि आप उसके बाद नो के बाद सीधा 15वां क्वेश्चन यानी कि 10 से लेके 14 तक क्वेश्चन है उस यस के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपका आंसर नहीं आता तो सीधा सीधा 15 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चले जाएं, बात खत्म। दूसरी चीज़, जब भी कोई भी संवेदनशील क्वेश्चंस आए तो उस कंडीशन में एक चीज़ का ध्यान रखें, वहाँ पर एक ऑप्शन ज़रूर डालें कि मैं बताना पसंद नहीं करता। ठीक है, उससे क्या होता है, उससे अगले की जो मजबूरी होती है बताने वाली, उसमें फ़ायदा मिलता है कि अगर वो नहीं बताना चाहता किसी चीज़ को तो बात ख़त्म। ठीक है, और यदि आप कोई भी ऑनलाइन सर्वे कर रहे हो तो उसके लिए प्रोग्रेस बार का प्रयोग करें ताकि आप लोगों को क्या मिले कि वो जो परित्याग की दर है या अबेंडेंट की दर है वो कम हो जाए। मतलब क्या होगा कि आप एक प्रोग्रेस बार का प्रयोग करोगे कि जी 10% पूरा हो गया, 20% पूरा हो गया, 40% पूरा हो गया, 50% पूरा हो गया, तो उस कंडीशन में आप उस चीज़ का यूज़ कर सकते हो। सबसे मेन चीज़, प्रोत्साहनों पर सावधानी से आपको विचार करना चाहिए कि जैसे कि आप इंसेंटिव देते हो तो उस कंडीशन में जो स्मॉल इंसेंटिव है वो आपके इंसेंटिव रेट का जो आपका रिस्पॉन्स रेट है उसको बढ़ा सकता है विदाउट एनी सिग्निफिकेंटली बायस सैंपल, कि कोई भी उसमें आपका जो होगा वो कोई भी नमूना किसी भी चीज़ से प्रभावित हुए बिना आप लोगों को क्या करेगा, उत्तर देगा। हमेशा याद रखें, एक गुड क्वेश्चनेयर बैलेंस कंप्रीहेंसिव डाटा कलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है हमेशा। मतलब जो डाटा होता है और उत्तरदाता जो आपका रिस्पोंडेंट होता है उसके बीच में एक बहुत अच्छा, आप ये कह सकते हो कि तालमेल होता है। हमेशा पायलट सर्वे करें सबसे पहले। जी आप लोगों ने क्वेश्चनेयर बना लिया तो 2-4 रिस्पोंडेंट या 5 रिस्पोंडेंट के ऊपर उस चीज़ को टेस्ट करें। आपको ये लगता है कि जी नहीं इसके अंदर कहीं उसको संशोधित करें और अपने उत्तरदाता जो भी आपका रिस्पोंडेंट होता है खुद को उसकी जगह पर सोच कर क्वेश्चनेयर को बनाए कि अगर मैं इसकी जगह पे होता तो उस अवस्था में मैं क्या उत्तर देता या मेरे रिजल्ट क्या होते या मैं किस प्रकार से इस चीज़ को बताता। तो जब आप इस चीज़ के ऊपर आ जाओगे तो आपके जो आंसर हैं वो बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे आपका जो क्वेश्चनेयर है वो बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, आप लोग कोई भी क्वेश्चनेयर बनाओ तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना। अगर आप ध्यान रखोगे तो उस अवस्था में आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, एक ये क्वेश्चनेयर है, लैंड यूज चेंज एंड इम्पैक्ट ऑफ हाईवे एक्सपेंशन ऑन एग्रेरियन एंड रूरल लिवलीहुड्स की जो आपका लैंड यूज चेंज है और हाईवे एक्सपेंशन की वजह से उसका कृषि के ऊपर और जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। पहली लाइन है, दिस क्वेश्चनेयर इज फॉर एकेडमिक रिसर्च ओनली, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड विल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। पहली ही बात जो इसमें उसका डिक्लेरेशन है मैंने दे दिया, तो उस कंडीशन में नेम ऑफ द विलेज, डिस्टेंस फ्रॉम द हाईवे, नेशनल हाईवे से कितनी दूर है। ठीक है, उसके बाद जो भी रिस्पोंडेंट है उसकी आयु पूछ ली, उसके बाद जेंडर पूछ लिया, उसका एजुकेशन लेवल पूछ लिया, उसका मेन ऑक्यूपेशन पूछ लिया, बात खत्म। लैंड ओनरशिप एंड यूज़ पैटर्न, जो भी वो है उसका टोटल लैंड कितना है, हाईवे एक्सपेंशन से पहले वो किस प्रकार से उसका यूज़ करता था और हाईवे एक्सपेंशन के बाद उसका किस प्रकार से यूज़ कर रहा है,
और उसके बाद उससे पूछा गया कि आपकी ज़मीन का कोई भाग लैंड जो एक्वायर्ड हुआ है उसमें कोई उसका एक्विजिशन किया गया है, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर चेंजेस के बारे में हम पूछेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर की ही इसके ऊपर बात हो रही है कि एग्रीकल्चर एरिया हाईवे एक्सपेंशन के बाद बढ़ा है या घटा है। सिंपल सी बात है, इसमें तो सबका आएगा डिक्रीज आएगा, ठीक है। क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर कोई चेंज आया है वो आप लोग पूछेंगे। इरिगेशन फैसिलिटीज़ के अंदर कोई चेंज आया है वो आप लोगों से पूछेंगे। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी या कृषि उत्पादन के ऊपर कोई प्रभाव आया वो पूछेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट पूछेंगे कि हाईवे लैंड वैल्यू इंक्रीज आफ्टर हाईवे एक्सपेंशन, हाईवे एक्सपेंशन के बाद क्या लैंड वैल्यू बढ़ी है। उसके बाद कंपनसेशन रिसीव्ड हुआ है तो कितना हुआ है, ठीक है। वो पूरा था, अच्छा था, कम था, जो भी है। मेन यूज़ ऑफ कंपनसेशन मनी, जो कंपनसेशन मनी है उसका आप लोगों ने क्या यूज़ किया, इसका हो सकता है आप लोगों को आंसर ना मिले। हैज़ हाउसहोल्ड इनकम चेंज आफ्टर हाईवे एक्सपेंशन, जो आपके घर की जो आय है वो हाईवे एक्सपेंशन के बाद चेंज हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। सोशल और इन्वायरमेंटल का है, ये इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंटल विलेज इन्वायरमेंट, उसका आप लोग पूछ सकते हो। चेंज इन मोबिलिटी एंड एसेसिबिलिटी, कि उससे आपकी जो आने जाने की सुविधा है उसमें किस प्रकार से चेंज आया है। हैज़ हाईवे एक्सपेंशन अफेक्टेड कम्युनिटी लाइफ, क्या आप लोगों का जो लाइफ स्टाइल है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ा है। उसके बाद सस्टेनेबिलिटी का है, डू यू थिंक हाईवे एक्सपेंशन इज बेनिफिशियल फॉर रूरल डेवलपमेंट। मेजर प्रॉब्लम क्रिएटेड ड्यू टू हाईवे एक्सपेंशन, रैंक ऑफ और लिस्ट वो आप लोग दे सकते हो। आर यू सेटिस्फाइड विद गवर्नमेंट प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन और सजेशंस फॉर सस्टेनेबल लैंड यूज प्लानिंग अलोंग हाईवे। और उसके बाद ओवरऑल असेसमेंट है, ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ हाईवे एक्सपेंशन ऑन योर लाइवलीहुड, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मिक्सड है। वुड यू सपोर्ट फर्दर हाईवे एक्सपेंशन। तो इस तरह से आपके लगभग ये 27 क्वेश्चन है जो आप लोग पूछ सकते हैं। और ये मैक्सिमम, मगर आप लोग जिससे भी बात करोगे मैक्सिमम आई थिंक 10 से 15 मिनट में ये पूरा हो जाएगा। तो आप लोगों को मैंने 2 एग्जाम्पल दे दिए हैं क्वेश्चन एयर के, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसके ऊपर अपना खुद का जो भी आपका स्टडी एरिया है उसके ऊपर क्वेश्चन एयर बना सकते हो और आप लोग मेरे साथ भी उसको शेयर कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा प्यार दिखाएं मेरे ऊपर भी, ताकि मैं आप लोगों के ऊपर भी प्यार दिखाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।